नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गांधी डायोड के VI अभिलक्षण में हम यह देखते हैं कि वह डायोड केवल तभी विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है जब वह अग्रदिशिक बायसित होता है। अतः यदि किसी डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता अनुप्रयुक्त की जाए तो चक्र के केवल उसी भाग में परिपथ में धारा प्रवाहित होगी जब डायोड अग्रदिशिक बायसित होगा। डायोड के इस गुण का उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता का दिष्टकरण करने में किया जाता है तथा इस कार्य के लिए जिस परिपथ का उपयोग करते हैं उसे दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली टर्मिनल A तथा B पर वांछित AC वोल्टता की आपूर्ति करती है। जब A पर वोल्टता धनात्मक होती है तो यहाँ पर लगा डायोड अग्रदिशिक बायसित होता है तथा यह विद्युत धारा का चालन करता है। और जब A पर वोल्टता ऋणात्मक होती है तो डायोड पश्चदिशिक बायसित होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चदिशिक बायसित होने पर डायोड अपने अंदर विद्युत चालन नहीं करता। इसीलिए AC वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में लोड प्रतिरोध RL से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और हमें कोई निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी, परंतु ऋणात्मक अर्धचक्र में विद्युत धारा प्राप्त नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार अगले धनात्मक अर्धचक्र में हमें फिर निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। हालांकि यह निर्गत वोल्टता अभी भी परिवर्तनीय होती है, परंतु यह केवल एक ही दिशा में प्रतिबंधित होने के कारण दिष्टकारी यानी रेक्टिफाइड कहलाती है। अब चूंकि हमें AC तरंग के केवल एक ही अर्धचक्र में निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही है, अतः इस परिपथ को अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। दोस्तों, अब यदि हम इस चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ में 2 डायोडों का उपयोग करें, अब इन दोनों डायोडों के N फलकों को एक साथ संयोजित कर दिया जाता है तथा निर्गत को डायोडों के इस उभयनिष्ठ बिंदु तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु के बीच प्राप्त किया जाता है। ऐसे में मान लीजिए किसी क्षण मध्य निष्कासी के A पर निवेश वोल्टता धनात्मक है। इससे यह स्पष्ट है कि इस क्षण पर कला असंगत होने के कारण B पर वोल्टता ऋणात्मक होगी, जैसा कि यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है। अतः डायोड D1 अग्रदिशिक बायस होकर विद्युत चालन करता है, जबकि D2 पश्चदिशिक बायस होने के कारण चालन नहीं करेगा। अतः इस धनात्मक अर्धचक्र में हमें एक निर्गत धारा प्राप्त होती है। अब किसी अन्य क्षण पर जब A पर वोल्टता ऋणात्मक हो जाती है तो B पर वोल्टता धनात्मक होगी। इसलिए डायोड D1 चालन नहीं करेगा, लेकिन डायोड D2 चालन करेगा। इस प्रकार निवेशी AC के ऋणात्मक अर्धचक्र में भी हमें निर्गत धारा मिलेगी। इस प्रकार हमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही अर्धचक्र में यानी कि पूर्ण तरंग के समय निर्गत वोल्टता मिलती है। और दोस्तों, इस दिष्टकरण के लिए प्रयोग किए गए इस परिपथ को पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। दोस्तों, यहां से प्राप्त निर्गत वोल्टता एक दिशिक होती है, परंतु इसका मान स्थायी नहीं होता। इस वोल्टता से DC निर्गत प्राप्त करने के लिए लोड प्रतिरोध RL के श्रेणी क्रम में कोई प्रेरक या पार्श्व क्रम में कोई संधारित्र संयोजित किया जाता है। क्योंकि ये संधारित्र अथवा प्रेरक AC उर्मिकाओं को बाहर फिल्टरन करके शुद्ध DC वोल्टता प्रदान करते हैं, अतः इन संधारित्र या प्रेरकों को फिल्टर कहते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम एक ऐसे डायोड के बारे में जानेंगे जो मूल रूप से एक संधि डायोड होता है, परंतु इसका विकास विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है और इस विशिष्ट प्रयोजन के पीएन संधि डायोड को कहा जाता है जेनर डायोड। तो जैसा कि हमने कहा कि यह एक विशिष्ट प्रयोजन अर्धचालक डायोड है और इसका नाम उसके आविष्कारक सी जेनर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इस डायोड को भंजन क्षेत्र में पश्चदिशिक बायस में प्रचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, जेनर डायोड का प्रतीक यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है। दोस्तों, जेनर डायोड संधि के P तथा N दोनों फलकों को अत्यधिक अपमिश्रित यानी हेवीली डोप्ड किया जाता है। इसके कारण बनने वाला हासी क्षेत्र अत्यधिक पतला यानी लगभग माइक्रोमीटर की कोटि का होता है। दोस्तों, किसी जेनर डायोड का IV अभिलक्षण इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब अनुप्रयुक्त पश्चदिशिक बायस वोल्टता V जेनर डायोड की भंजन वोल्टता VZ के समान हो जाती है तो परिपथ में विद्युत धारा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। जेनर डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी जेनर वोल्टता नियत रहती है। जेनर डायोड के इस गुण का उपयोग विद्युत आपूर्तियों की वोल्टताओं को नियंत्रित करने में किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि किसी वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी डिस्टकारी की निवेश वोल्टता बढ़ती तथा घटती रहती है, तो ऐसा होने पर उसकी डिस्टकृत वोल्टता भी घटती तथा बढ़ती रहेगी। किसी डिस्टकारी के निर्गत से प्राप्त अनियंत्रित डीसी वोल्टता से स्थायी यानी नियत डीसी वोल्टता प्राप्त करने के लिए हम जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। किसी जेनर डायोड का उपयोग करके बनाए गए वोल्टता नियंत्रक का विद्युत परिपथ आरेख यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर किसी अनियंत्रित डीसी वोल्टता को श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध RS से होते हुए जेनर डायोड से इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि जेनर डायोड पश्चदिशिक बायस हो। दोस्तों, अब यदि निवेशी वोल्टता में वृद्धि होती है तो RS तथा जेनर डायोड से प्रवाहित विद्युत धारा में भी वृद्धि हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी जेनर डायोड के भंजन क्षेत्र में जेनर वोल्टता नियत रहती है, फिर चाहे वहां पर जेनर डायोड से प्रवाहित धारा में परिवर्तन ही क्यों न हो। तो यानी यहाँ पर भी डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई भी परिवर्तन हुए बिना ही RS के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार यदि निवेशी वोल्टता घटती है तो RS तथा जेनर डायोड से प्रवाहित विद्युत धारा भी घट जाती है। जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना और यहाँ पर फिर से RS के सिरों पर विभव घट जाता है। इस प्रकार निवेशी वोल्टता में होने वाली किसी कमी अथवा वृद्धि के कारण जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि RS के सिरों पर कमी अथवा वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार हमें जेनर डायोड के पार्श्वक्रम में लगे किसी लोड प्रतिरोध से नियत वोल्टता प्राप्त होती है, यानी कि जेनर डायोड इस परिपथ में एक वोल्टता नियंत्रक की भांति कार्य करता है। दोस्तों, फोटो डायोड एक विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड है, जिसमें एक पारदर्शी खिड़की होती है जिससे प्रकाश किरणें डायोड पर पड़ सकती हैं। यह डायोड पश्चदिशिक बायस में प्रचालित होता है। जब किसी फोटो डायोड पर कोई फोटोन जिसकी ऊर्जा h न्यू द्वारा दर्शाई जाती है और यह ऊर्जा अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल अर्थात Eg से अधिक होती है, ऐसे फोटोन से प्रदीप्त किया जाता है, तो फोटोनों के अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन होल के युग्म उत्पन्न होते हैं। यह डायोड इस प्रकार बनाए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा होल के युग्मों का जनन डायोड के हासी क्षेत्र यानी डिप्लीशन रीजन या इसके समीप हो,
दोस्तों यहाँ पर संधि के विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन तथा होल पुनः संयोजन से पूर्व ही पृथक हो जाते हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होती है कि इलेक्ट्रॉन n फलक पर तथा होल p फलक पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण EMF उत्पन्न होता है। और दोस्तों, जब इसके साथ कोई बाह्य लोड संयोजित कर देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकाश विद्युत धारा का परिमाण आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, किसी फोटोडायोड का उपयोग प्रकाशिक सिग्नलों के संसूचन के लिए प्रकाशक संसूचक यानी फोटो संसूचक की भांति किया जाता है। आइए अब जानते हैं एक दूसरे प्रकार के फोटो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट एमिटिंग डायोड को। दोस्तों, यह डायोड एक अत्यधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है जो अग्रदिशिक बायस में स्वतः विकिरणों का उत्सर्जन करता है। यह डायोड पारदर्शी आवरण में बंद होता है ताकि इसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण बाहर आ सके। जब डायोड अग्रदिशिक बायसित होता है तो इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर तथा होल P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर भेजे जाते हैं। यहाँ पर संधि की सीमा पर अल्पांश वाहकों की सांद्रता साम्यावस्था की सांद्रता यानी जब यहाँ पर कोई बायस नहीं था इसकी तुलना में अधिक हो जाती है। इस प्रकार संधि सीमा के दोनों फलकों पर अल्पांश वाहकों की अधिकता हो जाती है जो संधि के निकट वाहकों के साथ पुनर्योजित हो जाते हैं। दोस्तों, पुनर्योजित यानी रिकॉम्बिनेशन होने पर फोटोन के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है और यह उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा बैंड अंतराल के बराबर अथवा इससे कुछ कम होती है। जब डायोड की अग्रदिशिक धारा अल्प होती है तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी कम होती है और जैसे जैसे अग्रदिशिक धारा में वृद्धि होती जाती है प्रकाश की तीव्रता में भी वृद्धि होती जाती है और यह अधिकतम हो जाती है। इसके आगे अग्रदिशिक धारा में अधिक वृद्धि होने पर प्रकाश की तीव्रता घटने लगती है। दोस्तों, प्रकाश उत्सर्जक डायोडों यानी LED को इस प्रकार बायसित किया जाता है कि इनकी प्रकाश उत्सर्जन दक्षता अधिकतम हो। दोस्तों, LED का VI अभिलक्षण किसी सिलिकॉन की संधि डायोड के अभिलक्षण के समान ही होता है, परंतु इनकी देहली वोल्टता तुलना में कहीं अधिक तथा प्रत्येक वर्ण के लिए थोड़ी भिन्न होती है। ऐसे LEDs जो लाल, पीला, नारंगी, हरा तथा नीला प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं बाजारों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक डायोड गैलियम आर्सेनाइड जिसके ऊर्जा बैंड का अंतराल लगभग 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसका उपयोग अवृत्त LED बनाने में होता है। इन LED का मुख्य रूप में उपयोग सुदूर नियंत्रण, चोर घंटी संयंत्रों तथा प्रकाशिक संचार आदि में किया जाता है। आइए अब जानते हैं तीसरे प्रकार के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति सौर सेल को। दोस्तों, सौर सेल मूल रूप में एक ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरणों के आपतित होने पर EMF उत्पन्न करती है। दोस्तों, यह युक्ति फोटोडायोड के सिद्धांत यानी फोटोवोल्टीय प्रभाव पर ही कार्य करती है, लेकिन इसमें केवल इतना अंतर होता है कि कोई बाह्य बायस अनुप्रयुक्त नहीं की जाती तथा संधि का क्षेत्रफल सौर विकिरणों के आपतन के लिए काफी अधिक रखा जाता है। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में एक सरल पीएन संधि सौर सेल दर्शाया गया है। यहाँ पर लगभग 300 माइक्रोमीटर मोटी पी प्रकार के सिलिकॉन पट्टिका ली जाती है जिसके एक फलक पर एन प्रकार के सिलिकॉन की एक पतली परत विसरण प्रक्रिया द्वारा विकसित की जाती है। पी प्रकार के सिलिकॉन की पट्टिका के दूसरे फलक पर कोई धातु का लेपन किया जाता है तथा एन प्रकार के सिलिकॉन की सतह के शीर्ष पर धातु फिंगर इलेक्ट्रोड अथवा धात्विक ग्रिड निक्षेपित किया जाता है ताकि सेल पर प्रकाश
शीर्ष से आपतित हो सके। दोस्तों, प्रकाश पड़ने पर सौर सेल द्वारा ईएमएफ उत्पन्न होना मुख्यतः 3 प्रक्रियाओं के कारण होता है। पहला है जनन। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि संधि के निकट प्रकाश के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तथा होल युग्मों का जनन होता है। दूसरी प्रक्रिया कहलाती है पृथक्कन। फासी क्षेत्र यानी डिप्लीशन रीजन के विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों व होलों को पृथक किया जाता है। यहाँ पर प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन एन फलक की ओर तथा होल पी फलक की ओर चलते हैं। और तीसरी प्रक्रिया है संग्रह, अर्थात एन फलक पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन अग्र संपर्क द्वारा संग्रह किए जाते हैं तथा पी फलक पर पहुंचने वाले होल पश्च संपर्क द्वारा संग्रह किए जाते हैं। इस प्रकार पी फलक धनात्मक तथा एन फलक ऋणात्मक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फोटोवोल्टता उत्पन्न होती है। दोस्तों, सौर सेलों का उपयोग उपग्रहों में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, अंतरिक्ष यानों तथा कुछ कैलकुलेटरों की विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों, पिछले सभी वीडियो में समझाई गई युक्तियों में वोल्टता तथा विद्युत धारा परिवर्तनीय वोल्टता तथा धाराओं के रूप में थे। इस प्रकार के सिग्नलों को संतत अथवा अनुरूप सिग्नल यानी एनालॉग सिग्नल कहते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त सिग्नल को एक स्पंद तरंग के रूप में भी दर्शाया जा सकता है, जिसमें वोल्टता के केवल विविक्त मान ही संभव होते हैं। इस प्रकार के सिग्नलों को निरूपित करने के लिए द्विधारी अंकों यानी बाइनरी नंबर्स का उपयोग होता है। द्विधारी अंकन प्रणाली में केवल 2 ही अंक 0 तथा 1 होते हैं। यहाँ पर 0 का अर्थ 0 वोल्टता तथा 1 का अर्थ 5 वोल्टता से है। इस प्रकार के सिग्नलों को अंकीय सिग्नल यानी डिजिटल सिग्नल कहते हैं। दोस्तों, अंकक इलेक्ट्रॉनिकी के प्रथम चरण को समझने के लिए कुछ मूलभूत रचना खंडों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग कैलकुलेटरों, अंकीय घड़ियों, कंप्यूटरों, रोबोट, औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों तथा दूरसंचारों में किया जाता है। तो आइए समझते हैं इन लॉजिक गेट को। दोस्तों, गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ यानी डिजिटल सर्किट होता है जो निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के बीच किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। इसलिए व्यापक रूप में इन्हें लॉजिक गेट कहते हैं। गेट कहने का कारण यह है कि ये सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाले 5 लॉजिक गेट कुछ इस प्रकार से हैं: नॉट, एंड, और, नैंड तथा नॉर। प्रत्येक लॉजिक गेट को किसी प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है तथा इनके प्रकार्य को एक सत्यमान सारणी द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन लॉजिक गेटों को अर्धचालक युक्तियों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गेट किस प्रकार कार्य करते हैं। सबसे पहला है नॉट गेट। दोस्तों, यह सर्वाधिक मूलभूत गेट है जिसमें केवल एक निवेश तथा एक निर्गत होता है। यहाँ यदि निवेश 0 है तो इसका निर्गत 1 होता है, और यदि निवेश 1 है तो निर्गत 0 प्राप्त होता है। अर्थात यह किसी निवेश का अपने निर्गत पर व्युत्क्रम उत्पन्न करता है। और दोस्तों, यही कारण है कि इसे उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहते हैं। यहाँ इस चित्र में इसका प्रतीक दर्शाया गया है तथा इसकी सत्यमान सारणी कुछ इस प्रकार से होती है। आइए बढ़ते हैं दूसरे गेट की ओर, जो कहलाता है और गेट। दोस्तों, किसी और गेट के एक निर्गत के साथ 2 या अधिक निवेश होते हैं। यहाँ इस चित्र में इस द्वार का तर्क प्रतीक और यहाँ पर इसकी सत्यमान सारणी दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि निर्गत y 1 तभी होगा जब या तो निवेश A अथवा निवेश B
या दोनों ही निवेश A तथा B एक हों। अर्थात यदि कोई भी निवेश उच्च है तो निर्गत उच्च होता है। आइए अब जानते हैं तीसरे लॉजिक गेट के बारे में, जिसे कहा जाता है एंड गेट। दोस्तों, किसी एंड गेट में दो या अधिक निवेश तथा एक निर्गत होता है। एंड गेट का निर्गत y केवल एक तभी होता है जब निवेश A तथा B दोनों ही उच्च हों, यानी दोनों का ही मान 1 हो। इस गेट का तर्क प्रतीक कुछ इस प्रकार से होता है तथा सत्यमान सारणी यहाँ पर दर्शाई गई है। दोस्तों, चौथे प्रकार का गेट कहलाता है नैंड गेट। यह एक एंड गेट है जिसका नॉट द्वार अनुगमन करता है। दोस्तों, यहाँ पर एंड गेट की भांति यदि निवेश A तथा B दोनों ही उच्च होते हैं तो निर्गत y एक नहीं होता। इस गेट को यह नाम इसके नॉट एंड व्यवहार के कारण दिया जाता है। यहाँ पर इस नैंड गेट का एक तर्क प्रतीक तथा सत्यमान सारणी दर्शाई गई है। दोस्तों, नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट या सार्व प्रयोजक गेट भी कहते हैं, क्योंकि इन गेटों के प्रयोग से हम अन्य मूलभूत गेट जैसे कि और, एंड तथा नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अंतिम और पांचवा गेट कहलाता है नॉर गेट। इसके भी दो या अधिक निवेश तथा एक निर्गत होता है। इसमें और गेट के पश्चात एक नॉट सक्रिय अनुप्रयुक्त करने से नॉट और गेट अथवा नॉर गेट प्राप्त होता है। दोस्तों, इसमें निर्गत y केवल एक तभी होगा जब दोनों निवेश A तथा B शून्य हों। यहाँ पर इस चित्र में गेट का तर्क प्रतीक दर्शाया गया है तथा इसकी सत्यमान सारणी दी गई है। दोस्तों, इस गेट को भी सार्वत्रिक द्वार अथवा सार्व प्रयोजक द्वार कहा जाता है, क्योंकि नॉर गेट के उपयोग से भी हम एंड, और तथा नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की तरफ। दोस्तों, एक संपूर्ण परिपथ जिसमें बहुत से अक्रिय घटक जैसे कि R, C तथा सक्रिय युक्तियां जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं, इन्हें अर्धचालक के किसी छोटे एक ब्लॉक या चिप के ऊपर निर्मित किया जाता है, तो ऐसे परिपथ को एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट या IC कहते हैं। दोस्तों, आज के समय में यह इंटीग्रेटेड सर्किट सबसे विस्तृत रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी है। इसमें चिप की विमाएं बहुत छोटी, लगभग 1x1 मिलीमीटर या इससे भी छोटी हो सकती हैं। यहाँ पर इस चित्र में एक ऐसी ही चिप अपने संरक्षी प्लास्टिक आवरण में दर्शाई गई है। दोस्तों, इसमें कुछ पिन होते हैं जो कि बाह्य संयोजन बनाते हैं। निवेश सिग्नलों की प्रकृति के आधार पर एकीकृत परिपथों को दो वर्णों में बांटा जा सकता है। पहला है रैखिक अथवा अनुरूप एकीकृत परिपथ तथा दूसरा है आंकिक एकीकृत परिपथ। दोस्तों, रैखिक एकीकृत परिपथ अनुरूप सिग्नलों को संसाधित करके अधिकतम तथा न्यूनतम मानों के परिसर में परिवर्तित करता है। दोस्तों, रैखिक एकीकृत परिपथों में सबसे अधिक उपयोगी संक्रियात्मक प्रवर्धक यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसके अतिरिक्त आंकिक एकीकृत परिपथ उन सिग्नलों का संसाधन करते हैं जिनमें केवल दो मान होते हैं। इनमें लॉजिक गेटों के जैसे परिपथ होते हैं। एकीकरण के स्तर अर्थात एकीकृत परिपथ में परिपथ अवयवों या लॉजिक गेटों की संख्या के आधार पर एकीकृत परिपथों का नामकरण किया जाता है। जैसे कुछ IC को स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI, जिसमें कि लॉजिक गेटों की संख्या 10 से कम होती है, कहा जाता है। तो वहीं यदि लॉजिक गेटों की संख्या 100 से कम हो तो इन्हें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यानी MSI कहा जाता है। जबकि यदि लॉजिक गेटों की संख्या 1000 से कम होती है तो इन्हें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी LSI कहा जाता है।
तथा 1000 से अधिक लॉजिक गेटों की संख्या होने पर इन्हें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI कहा जाता है। दोस्तों, एकीकृत परिपथों के निर्माण की प्रौद्योगिकी बहुत जटिल है, परंतु एक बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन होने से ये अत्यधिक सस्ते भी होते हैं। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।